नमस्कार दोस्तों। जो हम लोग परिवहन के साधन में पढ़े थे, थल में सड़क मार्ग, रेलवे और पाइपलाइन। अब हम लोग आज जल परिवहन का टॉपिक शुरू करते हैं। जल परिवहन जो पैसे के हिसाब से सबसे सस्ता, सबसे अधिक और पहुंच के हिसाब से सबसे ज़्यादा है। जल परिवहन की लोकप्रियता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ये सबसे सस्ता होता है और इस सबसे सस्ता होता है और सबसे अधिक पहुंच। अब भारत से अमेरिका जाना है कोई सामान, ये अमेरिका से भारत आना है तो बिना समुद्र के तो आएगा नहीं। अब जहाज़ से, हवाई जहाज़ से जाएगा जो कि बहुत महंगा हो जाएगा, इसलिए सबसे अधिक व्यापार जो है जल परिवहन के द्वारा ही होता है। ठीक है। अब जल परिवहन में भारत के जो जल परिवहन है इसको हम लोग दो भाग में बांटते हैं। अंतःस्थलीय, जो अंतःस्थलीय मतलब विद इन भारत के अंदर ही नदी के द्वारा या झील में, और दूसरा है महासागरीय। अंतःस्थलीय और दूसरा महासागरीय। तो जो अंतःस्तरीय है उसका गठन जो है इनलैंड वाटर अथॉरिटी 1986 में इनलैंड वाटर अथॉरिटी का स्थापना किया गया। इनलैंड वाटर अथॉरिटी, इसको अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण कहते हैं। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है। तो इसमें बहुत सारा जलमार्ग तैयार किया गया। जो जलमार्ग एक है वो गंगा नदी पर है। प्रयागराज से पटना, पटना से फरक्का, फरक्का से हल्दिया। प्रयागराज इलाहाबाद, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, वहाँ से पटना एक रूट, पटना टू प्रयागराज का, वही पटना से फरक्का के लिए, फरक्का से हल्दिया के लिए। ये जलमार्ग एक है। दूसरा जो जलमार्ग है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सादिया, धुबरी और डिब्रूगढ़ तक वो जलमार्ग द्वारा जाती है ब्रह्मपुत्र नदी पर। बांग्लादेश भी इसका इस्तेमाल करता है इस जलमार्ग का। जलमार्ग से इसमें नौका चलती है, जो सामान वगैरह भी नौका के द्वारा जाया जाता है। एक केरल में एक प्रतियोगिता होती है नौकायान का, नौका दौड़ का, उसको वल्लाम कल्ली कहते हैं। वल्लाम कल्ली केरल में होता है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ के लिए वो होता है। नेहरू ट्रॉफी वो वहाँ केरल में उसे वल्लाम कल्ली कहते हैं। ठीक है, वल्लाम कल्ली। ठीक। अच्छा, आप लोग जो नए हैं या जो भी हैं वो पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि ये हर चीज़ जो है आपको जीके में कहीं ना कहीं ये सब कभी ना कभी आएगा। और ध्यान से सुनिए, पूरा देखिए, ताकि हर एक जानकारी को आप पा पाए। और ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। ठीक है। ये आपको जीके जो है ये कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको ज़रूर काम आएगा, इसलिए पूरा देखिए। ये धीरे धीरे आपका जीके को मजबूत बना देगा। अभी ज्योग्राफी चल रहा है, उसके बाद हिस्ट्री चलेगा, सिविक्स चलेगा, पॉलिटी चलेगा, हर सब्जेक्ट को कवर करेंगे। ठीक है। तो सागरीय जो परिवहन है, भारत का जो व्यापार का 95% वजन के हिसाब से, कोई भी सामान का जो व्यापार होता है उसको दो हिसाब से लेते हैं, या तो वजन या तो मूल्य। 100 रुपये का 1 kg जो भी है वजन बताते हैं और मूल्य बताते हैं। तो वजन के हिसाब से 95% जो व्यापार है वो सागर के द्वारा होता है, और 70% जो है मूल्य के हिसाब से वो सागर के द्वारा होता है। ठीक है। अब भारत में बहुत सारा जो पतन है, पोर्ट है, तो उसमें जो है इसको पोर्ट बनाने के लिए, व्यापार के लिए विकसित करने के लिए भारत सरकार ने पतन ट्रस्ट बनाया। पतन ट्रस्ट 1963 में। तो ज़्यादातर जो भी पतन है वो सब ट्रस्ट है, एक ट्रस्ट है। ठीक है। इसमें आपको एक लाइन जो मुख्य जो पतन है भारत के, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। कांडला पतन, इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय पतन है। ये एक ज्वरीय पतन है। ये कांडला पतन गुजरात में है। ये प्राकृतिक बंदरगाह है। दूसरा है मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। भारत का जो सागरीय जो व्यापार है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो सागर के द्वारा होता है, उसका 1/4 जो व्यापार है वो मुंबई पतन के द्वारा होता है।
मुंबई पत्तन जो है 20 किलोमीटर लंबा, 20 किलोमीटर लंबा और 6 से 10 किलोमीटर चौड़ा, 6 से 10 किलोमीटर करीब चौड़ा, इतना बड़ा पतन है। इसमें मुंबई जो पतन है उसमें 54 गोदी है, मुंबई पतन में 54 गोदी है। अब मुंबई पतन में व्यापार जो है पूरे भारत का 1/4 व्यापार यहाँ से होता है, तो इसका वजन को हल्का करने के लिए, इसका काम को हल्का करने के लिए एक नया पतन का विकास किया गया, वो मुंबई में ही जवाहरलाल नेहरू पतन, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ये इसको नौवा सेवा भी कहते हैं, नौवा सेवा भी कहते हैं। और ये जो है कंटेनर, जो माल कंटेनर के अंदर जाता है, जो कुछ कीमती होता है उसको कंटेनर में पैक करके हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, तो या आता है कंटेनर में, तो ये कंटेनर पोर्ट है। और भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट नवा सेवा जवाहरलाल नेहरू पतन है, ठीक है। इसके बाद एक पतन है गोवा में। अब मुंबई से नीचे गोवा में देखते हैं। गोवा में मार्मागाओ पतन है। ये गोवा में जुआरी नदी के किनारे ये पतन है। जुआरी नदी के जो डेल्टा तैयार होता है तो वहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादातर जो पतन है वो या तो प्राकृतिक बंदरगाह जो क्षेत्र में ऐसे जो समुद्र तैयार करता है उसमें, या जो नदी का डेल्टा होता है वहाँ पर पतन का विकास होता है, क्योंकि नदी के जो डेल्टा होता है वहाँ पर पानी का मात्रा अधिक होता है और ज़्यादा पानी की मात्रा होने के कारण बड़ी जहाज़ वहाँ से आ जा सकती है, वहाँ पे खड़ी रह सकती है। तो मार्मागो जो गोवा का पतन है ये जुआरी नदी के डेल्टा पर है और ये प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मंगलुरु, अब गोवा से और दक्षिण न्यू मंगलुरु कर्नाटक, तो न्यू मंगलुरु बंदरगाह है, ये कर्नाटक में है। जो कर्नाटक से जो लो अयस्क निकलता है वो न्यू मंगलुरु पतन से निर्यात किया जाता है। उसके बाद कोच्चि बंदरगाह, उसके नीचे केरल में कोच्चि बंदरगाह भी, ये कोच्चि शहर को अरब सागर की रानी कहते हैं। ये बेम्बनाद कयाल जो झील है कोच्चि शहर में समुद्र के किनारे एक लेगून, तो बेम्बयाद कनाल झील के किनारे बसा हुआ कोच्चि पतन है। बेम्बयाद कनाल कोच्चि पतन किस झील के किनारे बसा है, किस झील के किनारे स्थित है? तो कोच्चि पतन बेम्बनाद कयाल जो झील है उसके किनारे बसा हुआ है। मार्मागो पतन किस शहर के किनारे बसा है, किस शहर के किनारे स्थित है? तो मार्मागो गोवा में जुआरी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इस तरह से आप लोग तैयार करिए। अब उसके बाद कोलकाता पतन, कोलकाता जो पोर्ट ट्रस्ट है, कोलकाता पतन ट्रस्ट जो है वो हुगली नदी पर है। हुगली नदी से जो समुद्र से जो डेल्टा है उससे 128 किलोमीटर पहले ये हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। 128 किलोमीटर दूर कोलकाता पे ये कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है। ये ब्रिटिश राज जब था तो कोलकाता भारत की राजधानी होता था, ब्रिटिश राज की राजधानी थी। तो उस समय जो ज़्यादातर जो एक्सपोर्ट था, ज़्यादातर निर्यात था वो कोलकाता के द्वारा होता था, तो वहाँ पोर्ट का विकास किया गया। हल्दिया पोर्ट कोलकाता से और आगे जो हुगली नदी पर कोलकाता से 105 किलोमीटर आगे नीचे की तरफ हुगली नदी पे ही ये है। कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का जो भार है वहाँ, उसका जो कार का भार है, वहाँ जहाज़ का जो आवागमन है उसको हल्का करने के लिए एक नया पोर्ट हल्दिया पोर्ट का विकास किया गया। इसके बाद पारादीप जो है वो कटक से करीब 100 किलोमीटर दूर स्थित है। पारादीप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन का बहुत बड़ा ऑयल रिफाइनरी भी है। और ये जो पारादीप पोर्ट है ये बंगाल की खाड़ी के साइड है। आप ये बंगाल की खाड़ी की तरफ है, पूरब की तरफ है। ये सबसे गहरा पोर्ट है, ऐसा माना जाता है ये सबसे गहरा पोर्ट है, सबसे गहरा पतन है। और यहाँ बड़े बड़े जो जहाज़ हैं, पोताश्रय हैं, वो आ जा सकते हैं और आते जाते हैं, ठीक है। विशाखापट्टनम जो है पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। यहाँ वैजाग शहर इसको बोलते हैं, वैजाग। यहाँ स्टील प्लांट है, वैजाग स्टील, RINL राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। उसके बाद ऑयल रिफाइनरी है। इसके अलावा जो पोर्ट है ये चट्टान को काट कर बनाया गया, चट्टान को काट कर एक नहर द्वारा इसको जोड़ा गया है। ये भी बहुत गहरा पोर्ट है, ठीक है।
इसके बाद चेन्नई पतन पूर्वी घाट पर बंगाल की खाड़ी की तरफ सबसे प्राचीन और कृत्रिम पोर्ट है। पूर्वी घाट जो उड़ीसा के नीचे से मतलब आंध्र प्रदेश से और नीचे तक जाता है वो पूर्वी घाट। तो ये सबसे प्राचीन और सबसे कृत्रिम है। इसका स्थापना 1859 में हुआ था। अब इसी जो चेन्नई पोर्ट है उधर का जो साउथ का जो व्यापार था चेन्नई पोर्ट के द्वारा होता था। तो इसका वजन इसका भार हल्का करने के लिए एक नया पोर्ट एन्नोर पोर्ट का विकास किया गया। एन्नोर जो है पहला जो ऐसा पोर्ट है जो पोर्ट ट्रस्ट ना होकर एक कॉरपोरेशन बना के निगम बनाकर उसका विकास किया गया। ट्रस्ट एक अलग चीज़ होता है। ट्रस्ट आदमी का एक समूह को ट्रस्ट उसको बोलते हैं, और निगम एक अलग चीज़ है, एक व्यापार या एक कॉरपोरेशन वो बना के एन्नोर पोर्ट का विकास किया गया। तो फर्स्ट निगम है ये चेन्नई से करीब 25 किलोमीटर दूर है। इसके अलावा चेन्नई पोर्ट का जो भार को हल्का करने के लिए तूतीकोरिन, तमिलनाडु में ही तूतीकोरिन एक नया पोर्ट का विकास किया गया। फिर उसके बाद पोर्ट ब्लेयर पतन अंडमान में है। ये जो है पोर्ट ब्लेयर पतन जो है अंडमान में मतलब बंगाल की खाड़ी में अपना भारत का एक द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, उसी में सबसे नीचे उसी में पोर्ट ब्लेयर पतन है। ये पोर्ट ऑफ कॉल की तरह इसको कहा जाता है, पोर्ट ऑफ कॉल भी कहते हैं, क्योंकि जो अंडमान है जो भारत से मतलब कुछ दूरी पर ये द्वीप समूह है। तो जो जहाज़ यहाँ से जैसे भारत से चली या कहीं और से आ रही है तो बीच समुद्र पे ये द्वीप समूह है, तो यहाँ पे जहाज़ कुछ देर अपना रुकती है तेल के लिए या विश्राम के तेल भरने के लिए या रिपेयरिंग के लिए या कुछ मतलब अपना विश्राम के लिए ओवरऑयलिंग के लिए कुछ के कारण से उसको रुकने का स्थल मिल जाता है। तो ये जो रुकने का स्थल होता है इसको पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। तो जैसे ऑस्ट्रेलिया से कोई जहाज़ भारत आ रहा है तो रास्ते में अंडमान निकोबार में रुक गई, तो वो अपना कुछ जो भी उसको कुछ चेंजेस करना है, कुछ बदलाव करना है, तेल दोबारा से भर करना है, मशीन को चेक कराना है, सब कुछ वो अपना पोर्ट ऑफ कॉल में ये सब कर लेती है। तो पोर्ट ऑफ कॉल, पोर्ट ब्लेयर एक पोर्ट ऑफ कॉल पोर्ट की तरह है। ठीक है। तो भारत में ये जो पोर्ट ब्लेयर जो पोर्ट था ये भारत में 13वां पोर्ट था। इसके अलावा समुद्र जो है जल परिवहन को विकास के लिए बहुत सारा सरकार ने परियोजना भी चलाई। इसमें एक सेतु समुद्रम परियोजना है। सेतु समुद्रम परियोजना जो है मन्नार की खाड़ी कहाँ है? मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। तो बीच में जो सेतु समुद्रम है उसको अच्छे से विकास करने के लिए अच्छे से विकास किया गया, अच्छे से पानी जहाज के आवागमन के लिए अच्छा से वो रास्ता तैयार किया गया। तो ये परियोजना जो है सेतु समुद्रम परियोजना है, ये 19/12/2005 में ये चालू किया गया। ये 167 किलोमीटर लंबा मन्नार का खाड़ी को अच्छे समुद्र बड़े जहाज आने जाने के लिए वो तैयार किया गया। सागरमाला परियोजना 2004 में वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। ये जो भारत के समुद्री इलाके हैं उसको आपस में अच्छे से समुद्र रूट से समुद्री रास्तों से जोड़ने के लिए ये सागरमाला परियोजना का शुरुआत किया गया था। ये जल परिवहन में ये जो कुछ टॉपिक हम लोग चर्चा किए। इसके बाद हम लोग वायु परिवहन में चर्चा करते हैं। वायु परिवहन जो है भारत में सबसे पहले जो है 1911 में प्रयागराज के बगल में ही है नैनी, प्रयागराज से नैनी करीब 10 किलोमीटर तक का पहला एरोप्लेन उड़ा था। भारत में पहला एरोप्लेन प्रयागराज से नैनी तक के लिए गया था। ये 10 किलोमीटर का 1911 में ये पहला जो एरोप्लेन उड़ा था प्रयागराज से नैनी, ये डाक सेवा के लिए था। डाक ले जाने के लिए पहला ये ट्रायल बेसिस पे पहला उड़ान उड़ा। भारत सरकार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1/4/1995 को 1995 को विकसित किया एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसके जो भी उस समय जब आज़ादी के समय जो भी एरोप्लेन चल रहा था सरकार ने उसका राष्ट्रीयकरण 1953 में किया।
राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है सरकार जो है प्राइवेट जो कंपनी जिसके पास कुछ होता है उसका हिस्सेदारी सारा कुछ खरीद लेती है, और जब सरकार खरीद लेती है, सब कुछ खरीद लेती है, तो वो सरकार का, राष्ट्र का हो जाता है, तो उसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। इसको हम लोग राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। फिर पवन हंस भारत में हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है। पवन हंस भारत में हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करती है। भारत में अभी 34 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और 137 डोमेस्टिक हवाई अड्डे, घरेलू हवाई अड्डे हैं। ठीक है, बढ़ते रहते हैं, बढ़ते जाएंगे। ठीक है, इन लोग का ये जो भारतीय वायु परिवहन के लिए एक संस्था है IGNFA, वो वहाँ ट्रेनिंग के लिए संस्था है। ये अमेठी में फुर्सतगंज में है, फुर्सतगंज उत्तर प्रदेश में है। IGNFA का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइट एकेडमी, इंदिरा गांधी नेशनल फ्लाइट एकेडमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। ठीक है, तो ये संस्था है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अब ये जल परिवहन, वायु परिवहन के बाद एक दूसरा होता है इंफॉर्मेशन का, जो संचार जाल। तो संचार जाल में रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट, डाक सेवा, ये सब भी एक परिवहन का ही मतलब तरीका है, जो संचार का तरीका है। तो रेडियो का भारत में सबसे 1923 में बॉम्बे क्लब ऑफ रेडियो जो है, सबसे पहले बॉम्बे में रेडियो प्रसारित किया गया। उसके बाद 1930 में IBS, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम द्वारा रेडियो का संचालन किया गया। इसी का नाम बदल के 1936 में AIR, ऑल इंडिया रेडियो नाम रखा गया, और 1957 में आज़ादी के बाद इसका नाम आकाशवाणी कर दिया गया। जो टेलीविज़न है, पहले ये जो रेडियो, जो आकाशवाणी था, इसी के अंतर्गत टेलीविज़न सेवाएं भी थी। 1959 में ये अलग करके ये जो है सिर्फ टेलीविज़न सेवा 1959 में ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित था। इसके बाद 1975 तक 7 शहर में टेलीविज़न सेवा पहुंचा। 1975 तक 7 शहर में टेलीविज़न सेवा पहुंच चुकी थी। 1976 में दूरदर्शन जो है इनसेट के द्वारा टेलीविज़न को प्रसारित करते हैं। इनसेट मतलब इंडियन सैटेलाइट सिस्टम। 16 दिसंबर 2004 को भारत सरकार DTH लॉन्च करती है, डायरेक्ट टू होम। DTH मीन्स डायरेक्ट टू होम लॉन्च की। और अब तो टेलीविज़न का बहुत ज़्यादा वो क्रेज आ गया है, अब तो दूरदर्शन की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, अब तो सब ऐसा ही है। अब तो OTT आ गया, मोबाइल में ही सब कुछ आ गया। तो ये संचार का विकसित है, संचार का विकास होना है। डाक सेवा सबसे पहले 1976 में चालू किया गया था, लेकिन बहुत ज़्यादा वो सक्सेस नहीं किया। फिर उसके बाद जनता के लिए 1837 में फिर से चालू किया गया। उसके बाद 1852 में पहला जो है डाक टिकट, भारत में पहला डाक टिकट कराची में जारी किया गया। पहला डाक टिकट कराची में जारी किया गया। ये जो डाक सेवा है, ये विश्व का सबसे बड़ा जो डाक का जो सेवा का जो संस्था है, ये विश्व का सबसे बड़ा संस्था है, विश्व का सबसे बड़ा डाक प्रणाली है। जो संचार का ये जो डाक संचार का ये जो नेटवर्क है, ये विश्व का सबसे बड़ा है। 1876 में भारतीय डाक सेवा जो है वो यूपीयू का मेंबर बनता है। यूपीयू मतलब यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, एक पोस्टल यूनियन होता है। जैसे आपको यहाँ से अब इंग्लैंड को चिट्ठी भेजना है, तो भारत से तो भारत का डाकिया यहाँ से निकाला, वो लेके अब इंग्लैंड कैसे जाएगा? तो इंग्लैंड का कोई, यूरोप का कोई यहाँ इंडिया में है जो यूरोप का सारा डाक लेके इंडिया को देता है, और इंडिया का डाक लेके वापस चले जाता है, या वहाँ पहुँचा दिया, उधर का डाक लेके आ गया। इस तरह से एक यूनियन तैयार होता है। फिर उधर का डाक अपना जिस प्रणाली से बांटना है वो फिर अपना उधर बांट दिया, या इंग्लैंड का कोई डाक चिट आया तो वो इंडिया रिसीव किया, और इंडिया को फिर वो देख के अपने डाक प्रणाली से अपना वो पहुंचा दिया। तो इस तरह से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मेंबर 1876 में भारत बना गया था। 1984 में भारत जो है एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का सदस्य बना। ठीक है, 1984 में
एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन, एशिया प्रशांत पोस्टल यूनियन का सदस्य भारत बना। इसके बाद उपग्रह संचार पे बात करते हैं। उपग्रह संचार जो है उसमें जो सैटेलाइट के द्वारा जो प्रसारित होता है, आजकल जो फिल्म, ओटीटी, नेट सब कुछ संचार के द्वारा, सैटेलाइट के द्वारा चलता है। पहले इनसेट आया, इंडियन सैटेलाइट सिस्टम, उसके बाद आईआरएस डेवलप किया गया, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम, ठीक है। फिर पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए पीएसएलवी के द्वारा लॉन्च किया गया सैटेलाइट। सैटेलाइट एक्चुअल में एक उपग्रह होता है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, और जैसे जैसे पृथ्वी परिक्रमा करके आगे बढ़ती है उसी तरह उसका परिक्रमा भी करता है। तो पृथ्वी ग्रह जो है उसका एक उपग्रह होता है, उसको सैटेलाइट करते हैं, जो मतलब मानव निर्मित द्वारा होता है। हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, हैदराबाद में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, जो कि उपग्रह का जो भी मैसेज जो आता है, पिक्चर, जो भी पिक्चर या जो भी विवरण जो है वो भेजते हैं, उसको डिकोड करके फिर उसको इन्फॉर्मेशन तैयार करके वो हम लोग को देते हैं। जैसे मौसम विभाग के लिए दूरदर्शन का कार्यक्रम, ये सब सैटेलाइट के द्वारा ही प्रसारित होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कुछ